बच्चों, पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था। व्यंजन के 6 भेद थे, 6 भेदों के बारे में जानकारी दी थी। अब हम संधि का जो तीसरा भेद है विसर्ग संधि, उसके बारे में बात करते हैं। संधि का जो तीसरा भेद है वह है विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब ये विसर्ग के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। परिभाषा क्या है इसकी? विसर्ग संधि की परिभाषा, विसर्ग के स्थान पर जब कोई परिवर्तन या विकार होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? विसर्ग संधि। बच्चों, विसर्ग संधि की परिभाषा है कि विसर्ग के स्थान पर, यानी कि प्लस के पहले अगर विसर्ग है, उसके स्थान पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या किसी प्रकार का कोई विकार आता है तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि के 5 भेद हैं। विसर्ग संधि के भेद, विसर्ग संधि के भेद 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। पहला जो भेद है उसे हम सत्व संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सत्व संधि। दूसरा जो हमारा भेद है उसे हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। तीसरा जो विसर्ग संधि का भेद है उसे हम उत्व संधि के नाम से जानते हैं। उत्व संधि के नाम से जानते हैं। चौथा जो भेद है वह है ऋत्व संधि। कौन सी संधि? ऋत्व संधि। 5वां और जो अंतिम भेद है वह है लोभ संधि। कौन सी? लोभ संधि। इस प्रकार से विसर्ग संधि के 5 भेद हुए। पहला सत्व संधि, दूसरा विसर्ग संधि, तीसरा उत्व संधि, चौथा ऋतु संधि और 5वां लोभ संधि। ये आप नोट कर लें एक बार। विसर्ग संधि में विसर्ग की पहचान क्या है? 2 बिंदु लगती है। परिभाषा है विसर्ग के स्थान पर जब कोई परिवर्तन या विकार होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि के 5 भेद हैं। पहला सत्व संधि, दूसरा विसर्ग संधि, तीसरा उत्व संधि, चौथा ऋत्व संधि और 5वां है लोभ संधि। इस प्रकार से ये विसर्ग संधि की परिभाषा हो गई, ये इसके भेदों के नाम हो गए हैं। आपने उतार लिया होगा। आगे चलते हैं।
सबसे पहले हम विसर्ग संधि के पहले भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसका नाम है सत्व संधि। कौन सी है? सत्व। सत्व के लिए जो सूत्र दिया गया है विसर्जनीय यस्य विसर्ज का मतलब होता है विसर्ग। विसर्ग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? विसर्ग। तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे? स। विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे? स। विसर्जनीय से विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से स होंगे? तय वर्ग के लिए दंती सकार, चय वर्ग के लिए तालव्य सकार और तय वर्ग के लिए मूर्धन्य सकार, इनका प्रयोग करेंगे। तय वर्ग के लिए दंती सकार, चय वर्ग के लिए तालव्य सकार और तय वर्ग के लिए मूर्धन्य सकार। इन तीनों से के बारे में हम जानेंगे। कौन से स्थान पर कौन सा से हो रहा है? तो परिभाषा इसकी है विसर्ग के बाद में यदि हर वर्ण, कौन से वर्ण? हर वर्ण। हर वर्ण में कौन से आएंगे? पहला, दूसरा व्यंजन और स और स। हर वर्ण में ये व्यंजन आते हैं। यदि हर वर्ण आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर शकार हो जाता है। विसर्ग से सूत्र कहता है कि विसर्ग के बाद में यदि हर वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? शकार हो जाएगा। उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है हमारे पास में। उदाहरण है विष्णु प्लस त्राता। विष्णु प्लस त्राता। विसर्ग के बाद में खड़ मतलब त, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद में तय है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे तय वर्ग है तो तय वर्ग के लिए हम कौन से तय का प्रयोग करेंगे? विष्णु प्लस स प्लस त्राता। इस तरह से ये बनेगा। विसर्ग के स्थान पर हमने स किया, विसर्ग के स्थान पर हमने क्या किया? स। तो हमारे पास जो पद बनता है वो बनेगा विष्णुस त्राता। इस प्रकार से ये पहला उदाहरण। दूसरा जो उदाहरण है वह है रामः प्लस च। रामः प्लस च। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद में खर वर्ण है, खर वर्ण का मतलब पहला दूसरा वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे? सकार करेंगे।
क्योंकि यहाँ पे चय वर्ग है तो चय वर्ग के लिए हम कौन से का प्रयोग करते हैं? चय वर्ग के लिए हम इस से का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? ये राम प्लस क प्लस च पद बनेगा हमारे पास रामश्च। क्या बनेगा? रामश्च। तीसरा जो उदाहरण है वह है निहि प्लस छल। निहि प्लस छल। अब यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद में खरवर्ण है। छह दूसरे नंबर का है तो चैवर्ण में आता है तो चैवर्ण के लिए हम कौन से का प्रयोग करेंगे? तालव्य शकार का प्रयोग करेंगे। तो तालव्य शकार का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास क्या क्या बनता है? नि प्लस छल। नि प्लस छल तो पद बनेगा हमारे पास में निश्चल। क्या बनेगा? निश्चल। इस प्रकार से ये तीसरा उदाहरण है। अब हम आगे चौथा उदाहरण देखते हैं। चौथा जो उदाहरण है वह है धनु प्लस टंकार। धनु प्लस टंकार। अब यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद में खरवर्ण है तो विसर्ग की स्थान पे क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टैवर्ग है तो टैवर्ग के लिए हम कौन से शकार का प्रयोग करेंगे? मूर्धन्य शकार का। कौन से शकार का? मूर्धन्य शकार का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? धनु प्लस श प्लस टंकार। तो जो पद बनेगा हमारे पास में वो बनेगा धनुष टंकार। इस प्रकार से पहले नियम के 4 उदाहरण पूरे हुए। इसके बाद में हम दूसरा नियम पढ़ते हैं, तब तक आप इसको उतार लें। दूसरा जो नियम था विसर्ग संधि। विसर्ग संधि वा शरी, ये इसका सूत्र है। वा का मतलब विसर्ग से, शरी का मतलब शरीर तीनों से आ जाएंगे। तो सूत्रानुसार विसर्ग के बाद में यदि षड्वर्ण हो, षड्वर्ण में कौन से आएंगे? तीनों से आ जाएंगे। श षड्वर्ण के बाद में यदि विसर्ग के बाद में षड्वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर षकार अर्थात षड्वर्ण विकल्प से होते हैं। विकल्प का मतलब है यानी कि अगर विसर्ग के बाद में श्रेय है, अगर आप में श्रेय नहीं भी लगाओगे और उस पद को वैसे के वैसे भी लिख दोगे तो भी वह सही माना जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं,
उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण है हरिः प्लस शेते, हरिः प्लस शेते। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद में शकार है, क्योंकि विसर्ग के बाद में तालव्य शकार है तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा शेर होगा, तालव्य से होगा। तो हमारे पास जो पद बनेगा वो पद बनेगा हरीषु शेते। और अगर विकल्प से हम मानते हैं तो जो पद लिखा हुआ है हरिः शेते, तो ये भी सही माना जाएगा। दूसरा उदाहरण है निहि प्लस संदेह, निहि प्लस संदेह। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद में दंती सकार है, विसर्ग के बाद में दंती सकार है, तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा से हो जाएगा, दंती सकार हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर शेर करना है। तो हमारे पास जो पद बनेगा वो बनेगा नी प्लस क प्लस संदेह, मिलाएंगे तो हमारे पास जो पद बनेगा वह है निस्संदेह विकल्प से, और दूसरा इसका विकल्प माना जाएगा निहि संदेह। दोनों सही माने हैं। तीसरा उदाहरण है नृपः प्लस षष्ठः, नृपः प्लस षष्ठः। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद में मूर्धन्य सकार है, तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा सकार होगा, मूर्धन्य सकार। तो यहाँ पे नृ प प्लस मूर्धन्य सकार प्लस षष्ठ, तो हमारे पास जो पद बनेगा वो बनेगा नृप षष्ठ। और विकल्प से अगर मानते हैं तो नृपः षष्ठ। ये दोनों ही सही माने जाते हैं। ये हमारा विसर्ग संधि का दूसरा रूप था, विसर्ग संधि। अब इसके बाद में विसर्ग संधि का जो तीसरा जो भेद है वह है उत्व संधि। कौन सी संधि, उत्व। उत्व संधि, उत्व संधि का पहला नियम, उत्व संधि का पहला नियम है, सूत्र है इसका अतो रोर प्लूता द प्लुते। अतो रोर प्लूता द प्लुते, अतो रोर प्लूता द प्लुते। ये उत्व संधि के दो भेद है। पहला भेद है अतो रोर प्लूता द प्लुते। सूत्रानुसार, सूत्र के अनुसार बताया गया है, सूत्र के अनुसार बताया गया है कि, सूत्र के अनुसार बताया गया है कि यदि ह्रस्व आकार अर्थात अ के बाद, ह्रस्व आकार के बाद ह्रस्व
होता है तो विसर्ग के स्थान पर उ का आदेश होता है। विसर्ग के स्थान पर किसका आदेश होता है? उ का आदेश होता है। तथा बाद वाले ह्रस्व आकार को अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। तथा पूर्व ए प्लस उ बराबर ओ का आदेश होता है। अतोरोरप्लुते सूत्रानुसार बताया गया कि यदि ह्रस्व आकार अर्थात अ के बाद में यदि आकार होता है तो विसर्ग के स्थान पर उ का आदेश होता है तथा बाद वाले ह्रस्वकार को अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है तथा पूर्व ए प्लस उ बराबर ओ का आदेश होता है। समझ में आया कि विसर्ग के पहले ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद में भी क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। जो पहले वाला जो विसर्ग है, जो विसर्ग के पहले ए है, तो उस विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर देंगे? उ, तो ए प्लस उ बराबर ओ, और जो बाद वाला जो ए है उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? अवग्रह बना लेंगे। उदाहरण कह प्लस अपि, कह प्लस अपि, जैसा कि उदाहरण बताया गया कि कह प्लस अपि। अब यहाँ पे विसर्ग के पहले कह के अंदर ए स्वर लगा हुआ है और विसर्ग के बाद में भी ए स्वर है, तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? उ होगा, और ए जो है उसको हम क्या बनाएंगे? अवग्रह। तो क्या बनेगा? कह प्लस अपि, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओ अपि। दूसरा है राम प्लस एवदत्त, विषय के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ए प्लस ओ बराबर ओ, और बाद वाले क्या हो जाएगा? अवग्रह। तो क्या बनेगा? रामो एवदत्त। तीसरा जो उदाहरण है रामः प्लस अयम, वही ए प्लस उ बराबर ओ, तो क्या बनेगा? रामो अयम। क्या बनेगा? रामो अयम। इस प्रकार से ये उत्तु संधि का पहला जो भेद था वो पूरा होता है। अगले वाले जो भेद है उसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम उसके बारे में बताएंगे।
इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए या कोई किसी प्रकार कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कृपया करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।